वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो से जो है हिंदी साहित्य की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। तो हिंदी को विधिवत रूप से समझने के लिए, हिंदी साहित्य को विधिवत रूप से समझने के लिए हिंदी साहित्य के साथ साथ आप काव्य शास्त्र और इसी के साथ साथ आप जो रस छंद अलंकार वाला जो पोर्शन होगा उसको तो समझेंगे ही, साथ साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य, मतलब एक प्रकार से पूरी की पूरी हिंदी को समझने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल जो यम्मे क्रेकर नाम से, अभी इसका दूसरा नाम मैं चेंज कर दूंगा, हालांकि अभी यम्मे क्रेकर के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो दूसरा चैनल मेरा आ जाएगा। उस पर मैं क्लासेस जो है डेली प्रारंभ करवा दूंगा और जल्दी वह क्लासेस, लगभग बात की जाए तो रात में 8 बजे से वो क्लासेस प्रारंभ होंगी। तो रात 8 बजे से अब डेली वो क्लासेस मैं कर दूंगा। तो हिंदी साहित्य के जितने भी विद्यार्थी रहे हैं, आप बीए फर्स्ट ईयर में हो, बीए सेकंड ईयर में हो, बीए थर्ड ईयर में हो, या आप एमए कर रहे हैं, या आप जो है टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, हर लेवल के लिए वह जो हिंदी का साहित्य का जो लेक्चर होगा वह इम्पोर्टेंट होगा। अब आपको डेली जो है रात 8 बजे उस चैनल को देना है। किसको? यम्मे क्रेकर को। अब आप सभी लोग रात 8 बजे उसी चैनल पर जो है आप विजिट करेंगे और वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको वहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों क्या मिलेगा? आपको हिंदी साहित्य संबंधित एक क्लास डेली आपको वहाँ पर लाइव फॉर्म में मिलेगी। तो आप रोज़ रात 8 बजे वहाँ पर ज़रूर मिले, ओके। और 9 बजे से तो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर क्लास होती है। एक वीडियो इसलिए शुक्ला स्टडी पॉइंट ये पर यह बना रहा हूँ क्योंकि यह वीडियो जो है आप लोग देखें, और चूँकि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर सब्सक्राइबर आपके ज़्यादा हैं तो इसीलिए यहाँ पर ये वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। सबसे पहले आज हम हिंदी साहित्य की जब शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल जड़ से शुरुआत करेंगे, एक भी मुद्दा आपका छूटेगा नहीं और विधिवत रूप से हर एक कार्यक्रम को हम समझते हुए चलेंगे। हिंदी साहित्य एक प्रकार से बड़ा जटिल पोर्शन है, लंबा पोर्शन है। बीए फर्स्ट ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड ईयर के में तो एक पेपर, जो पेपर 2 है वह आपका हिंदी साहित्य का इतिहास ही है, तो आपके लिए वह तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। तो इस दृष्टि से आप यमए पढ़ रहे हैं तो यमए का भी एक पेपर जो है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हिंदी साहित्य का इतिहास आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, उसमें भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ता है। आप यूपीएससी में ऑप्शनल अगर हिंदी साहित्य लिए हैं तो उसके लिए भी जो है हिंदी साहित्य का इतिहास इंपॉर्टेंट हो जाता है मोस्ट, ओके। तो इतनी सारी बातों को लेकर के मैं अब सोच रहा हूँ कि हिंदी साहित्य के लिए प्रॉपर तरीके से उस चैनल को मैं प्रिपेयर कर दूँ, क्योंकि चूँकि वहाँ पर जो है एमए वाले बच्चे भी जुड़े हैं हमारे, तो वहाँ और बीए वाले बच्चे भी जुड़े हैं, तो इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हिंदी साहित्य क्लासेस आपकी बिल्कुल शुरुआत से प्रारंभ कर दी जाए। चलिए बिना समय गवाए हिंदी साहित्य की ओर बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य को हम समझते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य की शुरुआत करने से पहले हम हिंदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य होती क्या है। हम क्या पढ़ेंगे भाई? हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? हिंदी साहित्य के बारे में, ठीक। सबसे पहले समझिए हिंदी साहित्य का अर्थ क्या होता है और ये साहित्य क्या होती है। साहित्य का तात्पर्य यहाँ पर से हम क्या किससे ले सकते हैं? साहित्य का सीधा सा मतलब क्या होता है भाई? साहित्य का सीधा सा मतलब क्या होता है? यहाँ पर समझिए कि जो साहित्य होता है, साहित्य एक आपने सुना होगा कि जो साहित्य होता है वो क्या होता है? समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज का दर्पण होता है। दर्पण समझते हैं ना? दर्पण माने क्या होता है? शीशा, ठीक है। तो साहित्य का क्या होता है? दर्पण होता है समाज। एक पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है, अर्थात जो बातें साहित्य में आपको मिलेंगी वह कहीं ना कहीं पे समाज में चल रही होंगी, और समाज में चल रही बातों को ही साहित्य कहते हैं। मतलब समाज में जो बातें उस समय चल रही होती हैं वही जब लेखनी किसी जो है रचनाकार जो होता है, उस रचनाकार की लेखनी का जो है श्रेय प्राप्त हो जाता है जब उस समाज की घटनाओं को तथ्यों के माध्यम से, तो वो साहित्य बन जाता है। अब चूंकि समाज में चल रही चीजें हैं उसको दिखाता कौन है? साहित्य दिखाता है, और इसीलिए दर्पण कहा था, क्योंकि दर्पण जो होता है आपको क्या दिखाता है? आपका प्रतिबिंब दिखाता है। क्या दिखाता है मेरे प्यारे दोस्तों? आपको प्रतिबिंब दिखाता है। तो इसीलिए जब दर्पण जो होता है जिस प्रकार से आपको आपका प्रतिबिंब दिखाता है, ठीक इसी प्रकार से जो साहित्य होता है, जो साहित्य होता है वो समाज में जो बातें बीत गई हैं या जो बातें चल रही हैं उस बात को एक प्रकार से रिफ्लेक्शन फॉर्म में दिखाता है, मतलब उसका प्रतिकर्षण दिखाता है। मतलब समझिए कि समाज में जो बातें चल रही हैं उसका लिखित रूप जो होता है वह साहित्य होता है, या उसका एक प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से जो लेखनी के माध्यम से एक रचनाकार की एक प्रकार से मनोवृत्तियों में संचित होकर के, मनोवृत्तियों से रंजित होकर के उसकी लेखनी के श्रेय के
द्वारा उसकी लेखनी को की मध्यस्थता के माध्यम से उसकी लेखनी को किससे होते हुए, उसको टच करते हुए, उसको छूते हुए, उसके मनोभावों को स्पर्श करते हुए जो बातें आगे निकलती हैं समाज की, वही जो है साहित्य जाकर के बनती हैं। तो साहित्य ये हो गया। साहित्य अपने आप में क्या है, सबसे पहले समझिए साहित्य अपने आप में क्या है, अधूरा है। क्या है साहित्य अपने आप में, क्या है भाई, अधूरा है। अधूरा का मतलब यह है कि साहित्य जो शब्द है यह अपने आप में शब्द तो अधूरा नहीं है, लेकिन साहित्य जो है वह अधूरा है। अब साहित्य कैसे अधूरा है, यह प्रश्न भी उठता है आपके में, बिल्कुल उसका भी डाउट मेरे पास, मतलब उस डाउट का भी आंसर हमारे पास है, अर्थात उस जो है जो आपका जो संदेह है उसका भी जो है उत्तर हमारे पास है। उत्तर क्या है, अधूरा इसलिए है, अधूरा इसीलिए है मेरे प्यारे दोस्तों, किस लिए है, अधूरा इसलिए है क्योंकि, क्योंकि का चिन्ह हम कैसे लगाते थे, ठीक है चलिए वैसे बात है, क्योंकि का चिन्ह नहीं ऐसे करते हैं, क्योंकि क्योंकि जो साहित्य होता है जब तक साहित्य को किसी विषय वस्तु का, जब तक साहित्य को किसी विषय का सहारा नहीं मिल जाता, किसका, किसी विषय का सहारा नहीं मिल जाता, तब तक क्या, सहारा नहीं मिल जाता, नहीं मिल जाता, तब तक ये क्या होता है, तब तक यह अधूरा होता है। क्या, यह अधूरा होता है। और कौन अधूरा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये साहित्य अधूरा होता है। तो जब हम साहित्य के साथ क्या जोड़ देंगे, साहित्य के साथ जब हम हिंदी जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, हिंदी जोड़ देते हैं हम जब साहित्य के साथ, तो ये क्या बन जाता है आपका, जब साहित्य के साथ हिंदी जुड़ी तो क्या बन गई, हिंदी साहित्य बन गई। अर्थात हिंदी में या फिर हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो बातें समाज में चल रही थी, उन्हीं बातों का रचनाकार के माध्यम से, या रचनाकार की जो मनोवृत्तियों में उस समय बातें चल रही हैं उसके, और कई आधार हो सकते हैं। रचनाकार की जो बातें होती हैं, आपने देखा होगा कि जो है आपने पढ़ा होगा कि जो है आह से निकली होगी एक प्रकार से, मतलब कि जो तान होगी, अर्थात जो है कवि जो है वियोगी होगा, पहला कवि आह से निकली होगी, जो है मतलब तान ऐसे कुछ था, तो उसको आप समझ सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि साहित्य जो होता है वह समाज का दर्पण होता है, और समाज में जो बातें चल रही होती हैं वह साहित्य तो होती हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसा दौर भी आएगा साहित्य में जब आप किसी व्यक्ति के पर्सनल, अर्थात जो है व्यक्तिगत मुद्दों पर भी फोकस करेंगे, मतलब व्यक्तिगत मुद्दों को उन्होंने लेखनी प्राप्त करवा दी और उसी के माध्यम से समाज को दिखाया। कभी कभी आपने समाज के माध्यम से व्यक्तिगत, मतलब कि व्यक्तिगत की ओर आप यहाँ इसकी धारा की प्रवाह देखेंगे हिंदी साहित्य की, और कभी व्यक्तिगत से समाज की ओर देखेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो हिंदी साहित्य के बारे में हम ओवरऑल चर्चा कर रहे हैं। अब हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हिंदी साहित्य को लिखने के लिए सबसे पहले हिंदी साहित्य जो है इसके इतिहास को हमको समझने के लिए, चूंकि हम हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास समझेंगे, और हिंदी साहित्य का जब आप इतिहास समझ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले इतिहास जो लिखा गया है वह किन किन विद्वानों के द्वारा लिखा गया है, इसको भी समझने से पहले, क्योंकि आप हिंदी साहित्य का जब भी आप शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे लोग बताते हैं, क्या बताते हैं कि हिंदी साहित्य को शुरुआत करने से पहले हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करते हैं, आदिकाल, वीर गाथा काल से शुरू करते हैं, और उसके बाद में या फिर बहुत सारे लोग शुरू कर दिए तो उन्होंने रामचंद्र शुक्ला जी के अनुसार बता दिया कि काल विभाजन क्या है, उसके बाद में आगे निकल गए। तो मैं एक, जैसे रामचंद्र शुक्ला ने क्या बताया, उसके पहले जॉर्ज गिरियर्सन ने क्या बताया था, मिश्र बंधुओं ने क्या बताया था, गारसा दत्तासी ने क्या बताया था, इसको बताने से पहले भी मैं ये बताऊंगा कि जो अध्ययन पद्धतियाँ होती हैं, अर्थात जो भी मतलब जिस इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ होती हैं, इतिहास लिखने के लिए, अर्थात जो इतिहास लिखा जाता है वह कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि जो इतिहास लेखन की विधियाँ हैं वो कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं इतिहास लेखन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की विधियों के बारे में। तो लगभग 6 विधियों या 7 विधियों के बारे में हम आज की वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उतनी ज़्यादा नहीं होंगी लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो जिसका प्रयोग हिंदी साहित्य में हुआ है, उन्हीं विधियों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हिंदी साहित्य को समझिए, क्या समझना है हमको, हिंदी साहित्य, यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, हिंदी साहित्य के मतलब हिंदी साहित्य के, मतलब हिंदी साहित्य में हम क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास लेखन की विधियाँ या इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। ठीक है, यहाँ पर और दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे, यहाँ पर इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। ओके, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, इतिहास लेखन की, चलिए
इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ हेडिंग डाली, या फिर यही हेडिंग यही आप डाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ हैं हिंदी साहित्य के जो है मुख्य तौर पर हिंदी साहित्य को प्रेफरेंस दे करके, क्योंकि हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो इतिहास लेखन की कई पद्धतियाँ होती हैं। उनमें से जो पहली पद्धति आपकी है उसका क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? पहली पद्धति है इतिहास लेखन की वर्णानुक्रम पद्धति। कौन सी पद्धति है? वर्णानुक्रम पद्धति। कैसी, कौन सी पद्धति भाई? वर्णानुक्रम पद्धति। ओके, वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति। ओके, वर्णानुक्रम पद्धति। ओके, तो वर्णानुक्रम पद्धति जो होती है वह क्या है भाई? वर्णानुक्रम जो पद्धति है उसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो कुछ डाटा है उनके बारे में, उसको मैं पहले से बोर्ड पर आपके सामने लिख दूं ताकि आपको जो है ज़्यादा समय ना लगे लिखने में, ताकि आप उसको आसानी से नोट डाउन कर सकें। ओके, तो आइए इसके बारे में कुछ डाटा या फिर जो इसके बारे में कुछ जानकारी है इसके सामने आपको लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे। ओके, तो इस पद्धति के बारे में आपके सामने कुछ डाटा अंकित हैं, इनको आप लोग देखिएगा। सबसे पहले जो वर्णानुक्रम पद्धति है इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। जो पद्धति जिसमें क्या होता है, वर्णानुक्रम जो बना है, वर्ण और अनुक्रम दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो वर्णानुक्रम जो है वह दो शब्दों से मिलकर के बना, पहला क्या है वर्ण और दूसरा क्या है अनुक्रम। तो वर्ण अनुक्रम मतलब क्या होता है? जिसमें वर्णों का अनुक्रम हो। और ध्यान रखिए कि वर्णों का अनुक्रम मतलब क्या है, कि इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप सभी लोग, कि वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से दिया जाता है उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। मतलब जैसे कि जो पहले अक्षर पे, जैसे मान लेते हैं कि जो आ अक्षर पर नाम आएगा उसको सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा, फिर जो है प्रकार से, या फिर आ जो है, या फिर स्वर को काट दें, हो सकता है मान लेते हैं कि का से शुरू करें, ठीक है, का, खा, या फिर गा, घा, या फिर जो भी उनके समय में रहा हो, मतलब जिस भी भाषा में लिखा जा रहा है वो इतिहास, तो उस भाषा के पहले अक्षर से प्रारंभ किया जाए। छोटा आ से हो सकता है स्टार्ट करे, तो छोटा आ से मान लेते हैं स्टार्ट हो रहा है, तो छोटा आ से स्टार्ट हो तो सबसे पहले जो आ का नाम आएगा, मतलब आ अक्षर से नाम आएगा, उसके बाद में जो बड़ा आ से आ रहा है अक्षर से, उनके कवि के बारे में बताया जाएगा। तो ये एक ऐसी पद्धति है जिसके मतलब बारे में क्या, कि मतलब कि उसमें वर्णों को पहले, मतलब कि पहले से, जैसे आप देखते हैं आपका रोल नंबर जो इस समय फिक्स किया आता है, तो वो कैसा वर्णानुक्रम पद्धति से ही फिक्स किया जाता है कि हाँ सबसे पहले आप देखेंगे कि हाँ वर्ण के हिसाब से जो नाम किसका है, पहले आ वाले व्यक्ति आ जाएंगे, उसके बाद में बड़ा आ वाले, फिर ई वाले, फिर जो है बड़ी ई वाले, तो इस प्रकार से। तो ये पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति होती है। सबसे पहले ये बात जानिए कि जो है यह पद्धति कैसी भाई, ये पद्धति आपकी कैसी होती है, आप वैज्ञानिक पद्धति होती है। कौन सी पद्धति? वर्णानुक्रम पद्धति जो होती है इतिहास लेखन की, वह आप वैज्ञानिक पद्धति होती है। और इसी पद्धति का जो मज़ेदार बात यह है कि इसी पद्धति का प्रयोग जो है दो विद्वानों ने किया है। एक तो फ्रेंच साहित्यकार थे, उनका नाम क्या था? गार्सा द तासी। गार्सा द तासी ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया था। तो हिंदी साहित्य का आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखने का प्रयास किसने किया था, या सबसे पहले किसने लिखा था, तो फ्रेंच साहित्यकार, इनका क्या नाम है? गार्सा द तासी। इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। क्या? इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। इस्तवार मतलब क्या होता है? इस्तवार माने होता है इतिहास अर्थात हिस्ट्री। ओके, द ला लिटरेचर मतलब होता है लिटरेचर, हिंदुई मतलब होता है एक प्रकार से जो है हिंदी और हिंदुस्तानी। तो इस प्रकार से हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तानी, हिंदुई मतलब क्या? हिंदी, ठीक है, हिंदवी। तो हिंदी हिंदवी, ठीक। तो समझने का प्रयास क्या करें, गार्सा तासी के द्वारा जो यह इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ जो लिखा गया, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, सबसे पहला इतिहास ग्रंथ यही है। अगर हिंदी साहित्य के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले इतिहास लेखन किसने प्रारंभ किया? गार्सा द तासी ने प्रारंभ किया। उनका ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर जो है हिंदुई हिंदुस्तानी। यह जो है दो भागों में है। प्रथम खंड में भी 3 भाग आप देखेंगे, उनका सबका अलग अलग प्रकाशन अलग अलग सन में हुआ है। इसके बारे में हम गार्सा द तासी के बारे में विस्तार से आगे चल करके अभी चर्चा करेंगे। इनके जो है इस ग्रंथ के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें वर्णित है, क्या बताया था इन्होंने, इसको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास लेखन की पद्धतियाँ पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसके बारे में अभी यहाँ पर आप थोड़ा सा ब्रेक करें, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर का जो है, शिव सिंह सेंगर का दूसरा ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज नामक जो ग्रंथ है वह भी जो है वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करके ही लिखा गया है। दो पद्धतियाँ वर्णानुक्रम पद्धति पर कौन कौन सी चीज़ें आप देखेंगे, जो है ये गार्सा द तासी और शिव सिंह सेंगर ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है लिखा, या हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से जो ग्रंथ लिखे हैं,
उन ग्रंथों की बात की जाए तो उसमें जो है इन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया, तो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करते हुए इन्होंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। पहले विद्वान कौन से, गारसदासी, उसके बाद में शिव सिंह सेंगर ने लिखा। ठीक, तो ये पहली पद्धति आपकी कंप्लीट हुई। अब दूसरी पद्धति हम क्या समझेंगे, ये तो क्या हो गई वर्णानुक्रम। एक कालानुक्रम पद्धति हम देखेंगे, काल के हिसाब से हम जो है उसके अनुक्रम के हिसाब से देखेंगे। दूसरी पद्धति लिखते हैं बोर्ड पर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट सा बिल्कुल लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, उसके बाद में आगे बढ़े। तो हम आगे बात कर लेते हैं और दूसरी पद्धति के बारे में, और वो पद्धति आपकी कौन सी भाई, दूसरी पद्धति है आपकी कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति जो होती है इसके बारे में हम समझें अगर, तो ये पद्धति जो होती है कालानुक्रम पद्धति, इसके बारे में बताएं तो जिसमें हम जो है कवि के जन्म अनुसार या फिर उनके जन्म के हिसाब से, कि जिसका जन्म मान लेते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ है उनको पहला कवि बता दें, या जिसका जन्म बाद में हुआ है उसको दूसरा कवि, मतलब अपने हिसाब से सेट करें, कि मतलब जन्म के हिसाब से हम सेट कर लें कि जिनका जन्म पहले हुआ उनको पहले रखें, जिसका जन्म बाद में हुआ उसको उसके बाद में, इस प्रकार से जन्म के हिसाब से रखें। तो कालानुक्रम पद्धति का मतलब होता है कि काल प्लस अनुक्रम, अर्थात जो है जन्म के हिसाब से जिस पद्धति में रचनाकारों को स्थान दिया जाता है उस पद्धति को हम क्या कहते हैं, काल अनुक्रम पद्धति कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा। और यह पद्धति भी कैसी है, ये मज़ेदार बात यह है कि यह पद्धति भी कैसी भाई, यह भी अवैज्ञानिक पद्धति है। ओके, यह पद्धति भी कैसी है, अवैज्ञानिक पद्धति है। और साथ ही साथ इस बात में और ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को लेकर के कि यह इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय और प्रचलित पद्धति है। कौन सी यह पद्धति, सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन कौन व्यक्ति, जिन्होंने हिंदी साहित्य की बात की जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का एक प्रकार से इन्होंने कालानुक्रम के हिसाब से पद्धति का प्रयोग किया है, कि सबसे पहले जो कवि आए उनको लिखने का प्रयास, उसके बाद में जो कवि आए इनके हिसाब से किया। उसमें द मॉडर्न वर्ना जो है क्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में आता है, और ये हिंदी साहित्य के इतिहास इसमें बताया गया है। ठीक, तो जॉर्ज ग्रियर्सन सर्वप्रथम इन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया। उसके बाद में बात की जाए जो है अगली पद्धति कौन सी आपकी, आलोचनात्मक पद्धति है। ठीक, आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया था। यह पद्धति जो है वह पद्धति जिसमें रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाओं के या फिर रचनाकारों के गुण और दोष पर, क्या गुण और दोष पर बल दिया जाता हो, उस प्रकार की पद्धति को हम क्या कहते हैं, आलोचनात्मक पद्धति कहते हैं। अर्थात वह पद्धति जिसमें हम रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाकारों के गुण दोष या फिर रचनाओं के गुण दोष पर हम बल देते हैं, इस प्रकार के जो है पद्धति का प्रयोग जिसमें किया जाता है उस पद्धति को हम क्या कहते हैं, आलोचनात्मक पद्धति। मतलब आलोचनात्मक पद्धति में जो है क्या किया जाता है, रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाकारों को परिचय नहीं आता है, उनके गुण और दोष की बातें बताई जाती है कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है उसमें। अब इसके बारे में बात की है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ आप देख सकते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य का ही इतिहास है। तो ये आलोचनात्मक ग्रंथ है एक प्रकार से, और इस कैसी पद्धति का प्रयोग करके लिखा गया है, आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके इस ग्रंथ की रचना हुई। किसकी, आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ, जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, और इनके द्वारा लिखा गया, जो कि सर्वप्रथम है इस पद्धति का प्रयोग करके। ठीक, तो ये 3 पद्धति आपके समझ में आ गई होंगी। अब अगली 2 पद्धतियों पर और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगली जो 3 पद्धति और भी आपकी बची हैं उन पर, यानी कि और कौन कौन सी पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति और विधेयवादी पद्धति। और विधेयवादी पद्धति जो होगी वही डॉक्टर राम चंद्र शुक्ला जी की जो पद्धति है वो विधेयवादी पद्धति है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं अन्य तीनों जो है पद्धतियों के बारे में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिएगा फटाफट से, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों के। तो चलिए आगे और भी पद्धतियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उनमें आपकी पद्धतियों में अगली पद्धति कौन सी है, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति कैसी पद्धति, इसको कौन सी पद्धति, मतलब वैज्ञानिक पद्धति में किस प्रकार से अध्ययन किया आता है, और साथ ही साथ अध्ययन क्या आता है, इसको लिखने की मतलब कि किस तरीके का लेखन होता है, इसमें जो है रचनाकार क्या देख करके लिखते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति की बात की जाए तो सबसे पहले अगर बात करूं तो सर्वप्रथम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता
डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्ता ने अपने ग्रंथ, जब हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ वाले लिख रहे थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जब इन्होंने लिखा तो किस पद्धति का प्रयोग करके लिखा? तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके लिखा। और हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्ता का इतिहास, यह भी इम्पोर्टेंट है, आप बात भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्ता ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक अपना हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, उसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला हिंदी साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ कौन हुआ? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास हुआ। ठीक, यह बात भी ध्यान रखेंगे। लेकिन वैज्ञानिकता मुख्य रूप से आपको विधेयवादी पद्धति में मिलेगी, जो शुक्ला जी ने लिखा है। ठीक, ये भी वैज्ञानिक पद्धति ही है, मतलब वैज्ञानिक पद्धति यही, उसका नाम ही पूरा आगे देखेंगे। तो वैज्ञानिक पद्धति का मतलब क्या होता है कि हिंदी मतलब इतिहास लेखन की वह पद्धति जिसमें शास्त्रीय मान्यताओं, भाषा विज्ञान आदि के आधार पर रचनाओं का क्या किया जाता हो? मूल्यांकन किया जाता हो कि रचनाओं में शास्त्रीय मान्यताएं जो है पहले से हैं कि शास्त्रीय मान्यताओं के हिसाब से रचना है या नहीं है, या फिर भाषा विज्ञान की दृष्टि से किसमें जो भाषा हुई है उसमें जो है भाषा की दृष्टि से सही है कि नहीं है। तो इस प्रकार से अगर रचनाओं का मूल्यांकन किया जाए तो उस प्रकार के इतिहास ग्रंथ को हम वैज्ञानिक पद्धति का इतिहास ग्रंथ कहते हैं, या वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ कहते हैं। तो गणपत चंद्र गुप्ता ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया, हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। ठीक, आगे देखते हैं। अगली पद्धति जो आपकी आती है, अगली पद्धति का नाम क्या है भाई? समाजशास्त्रीय पद्धति। और समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किसने किया था? समाजशास्त्रीय पद्धति सबसे पहले समझिए क्या होती है। समाजशास्त्रीय पद्धति की जो है वह पद्धति होती है, या फिर इतिहास लेखन की वह पद्धति जिस पद्धति में रचनाकारों का मूल्यांकन किसके आधार पर होता हो? उनके द्वारा समाज को क्या दिया गया है या समाज को कैसे प्रभावित किया गया है। तो जिस पद्धति में रचनाकारों का मूल्यांकन उनके द्वारा समाज को प्रभावित करने के आधार पर किया जाता हो, या फिर उन्होंने समाज को क्या दिया है या समाज को कैसे प्रभावित किया है, इस मुद्दे पर फोकस करके जिस पद्धति का प्रयोग करके मतलब कि इस मुद्दे को इस चीज़ का मूल्यांकन करके जिस प्रकार के रचनाकार जो होते हैं वह अब लिखते हैं, उस पद्धति का प्रयोग कौन सी पद्धति होती है? तो समाजशास्त्रीय पद्धति। जिस पद्धति का प्रयोग करके रचनाकारों का मूल्यांकन उनके द्वारा समाज को प्रभावित करने के आधार पर किया जाता हो, उस पद्धति को समाजशास्त्रीय पद्धति कहते हैं। इसमें लिख लीजिएगा कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने अपने इतिहास के जो तीनों ग्रंथ हैं, इतिहास के हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथ हैं। पहला है हिंदी साहित्य की इतिहास की भूमिका, और दूसरा ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इन तीनों में आप देखेंगे तो समाजशास्त्रीय पद्धति का भरपूर प्रयोग हुआ है। तो समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग हुआ है किस किस में? तो हिंदी साहित्य की भूमिका में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक ग्रंथ में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक ग्रंथ में। और तीनों के तीनों ग्रंथ किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, मतलब इनको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? HDP। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी, HPD। ओके, HPD। ओके, क्या बोलेंगे? HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, ठीक, तो ये आप HDP के नाम से इनको, और उनको जो महावीर प्रसाद द्विवेदी उनको कैसे याद करेंगे? MPD। ओके, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हालांकि यहाँ पर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताएं तो इनका 3 ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का। हम चर्चा करेंगे कब कब प्रकाशन हुआ इन ग्रंथों का, आगे चल करके आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें। ठीक, आगे देखते हैं विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति की एक खास विशेषता आ रही है, सबसे पहले समझ लो। विधेयवादी पद्धति जो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला जी ने जो पद्धति प्रयोग करके जो है जिस पुस्तक को लिखा है, ठीक वही जो है एक प्रकार से वो पद्धति जो है कौन सी है? विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। ये बात की जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की नवीनतम पद्धति है। कैसी पद्धति भाई? नवीनतम पद्धति है और सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले विश्व स्तर पर बात की जाए, विश्व साहित्य में सबसे पहले किसने किया था? तेन ने किया था। किसने किया था? तेन ने किया था। फिर टेन, TEN जो है लिखा था, तो TEN मतलब वो क्या होता है? तेन। तो तेन या फिर टेन, तो विश्व में सबसे पहले टेन ने इस पद्धति का प्रयोग किया था, विधेयवादी पद्धति का। और हिंदी साहित्य के इतिहास में बात की जाए तो डॉक्टर मतलब कि रामचंद्र शुक्ला जी ने किया था, तो सॉरी आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने सबसे मतलब कि किस पद्धति का प्रयोग किया था अपने इतिहास ग्रंथ में? क्या नाम है इनके इतिहास ग्रंथ का? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करके जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने इस ग्रंथ को लिखा था। ठीक, इसमें क्या होता है कि जिस पद्धति में रचनाकार का जाति, वातावरण, क्षण और उसके बाद में युग विशेष की प्रवृत्ति, भाषा का विकास क्रम, शास्त्रीय मान्यताएं
या फिर शास्त्रीय मान्यताओं, रचनाकार मतलब रचनाकार की समाज को क्या देन है उसको, इन सभी को जो है आधार बनाया जाता है रचनाकार का मूल्यांकन करने के लिए, फिर रचनाओं का मूल्यांकन करने के लिए। जब हम जाति, वातावरण, क्षण, युग विशेष की प्रवृत्ति, भाषा का विकास क्रम, शास्त्रीय मान्यताओं, रचनाकार की समाज को क्या देन है, इन सभी को आधार बनाते हैं, तो ये पद्धति जो है किस मतलब आधार बना करके जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं या जिस पद्धति का प्रयोग करके हम इतिहास लिखते हैं, उस पद्धति को हम क्या कहते हैं, विधेयवादी पद्धति कहते हैं, जिसमें इन सभी को हम आधार बना करके लिखते हैं। ठीक, सबसे मुख्य बात क्या है कि विश्व में सबसे पहले तेन या फिर टेन जो भी आप बोले, उन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले शुक्ला जी ने इस पद्धति का प्रयोग किया था। इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें दो कालक्रम होते हैं, मतलब कि इसमें दो नामकरण की व्यवस्था है। मतलब एक तो प्रवृत्ति के हिसाब से नामकरण, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की अगर मैं बात करूं तो शुक्ला जी ने दो नामकरण आप देखेंगे, यहाँ पर मैं लिख दूं। जैसे मान लेते हैं आदिकाल, इन्होंने कहा आदिकाल कहा, सबसे जो पुराने काल हिंदी काल की जो सबसे पुराना काल है क्या कहा, आदिकाल। तो आदिकाल को इन्होंने दूसरा नाम भी दे दिया जो कि वीरगाथा, वहाँ पर वीरता पूर्वक रचनाएं होती थी, तो ये इन्होंने क्या कहा, वीरगाथा काल इसको कह दिया। क्या कह दिया, वीरगाथा काल कह दिया। तो इसमें वैज्ञानिकता याद आ गई। तो एक प्रकार से हिंदी साहित्य सबसे मोस्ट अगर बात की जाए तो यही माना जाता है जो है कौन सा, शुक्ला जी द्वारा लिखा गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। उसके बाद में काशी नगरी पचाड़ी सभा के द्वारा समय समय पर इतिहास ग्रंथ लिखते गए और उसमें संशोधन किए जाते रहेंगे। तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला का सर्वमान्य अधिक मात्रा में होता है, उनकी पुस्तक भी मेरे पास है। ठीक, तो ये था एक प्रकार से आज का लेक्चर, और आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा और अच्छे तरीके से आपको सारी बातें भी समझ में आई होंगी। तो हमने कौन कौन सी पद्धति बताई, हमने आपको वर्णनाक्रम पद्धति बताई, हमने आपको कालक्रम पद्धति बताई, हमने आपको वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, विधेयवादी पद्धति, और इससे पहले हमने क्या आलोचनात्मक पद्धति का भी एक प्रकार से विवरण देखा। तो क्या क्या देखा हमने, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, और उसके बाद में आलोचनात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, और इसके बाद में हमने क्या देखा था, वैज्ञानिक पद्धति के बाद में समाजशास्त्रीय पद्धति, और उसके बाद में जो है हमने देखा लास्ट में विधेयवादी पद्धति। सभी पद्धतियों को हमने समझा कम समय में। यही लेक्चर अगर मैं ये लिख करके आपको बताता तो शायद यह लेक्चर कितने में समाप्त होता मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेक्चर और भी समय लग जाता। इसीलिए जो है हमने इसको प्रॉपर तरीके से स्लाइड बनाने का प्रयास किया है। तो ये एक प्रकार से कैसा लगा ये भी आप लोग बताएं, और किस प्रकार से आपको वीडियो चाहिए। इसी प्रकार से अगर लाइव वीडियो आपको पानी है तो जल्द से जल्द आप जो है सभी लोग यम्मे क्रेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी लोग हमको देख रहे हैं और आने वाले समय में जो देखेंगे सभी लोग यम्मे क्रेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर हिंदी साहित्य संबंधित क्लासेस जो है रात 8 बजे से जल्द ही मैं प्रारंभ करूँगा। तो आप सभी लोग जो है पहले यम्मे क्रेकर को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग कमेंट करेंगे। जब वीडियो अपलोड हो जाएगी, अपलोड होने के बाद में सभी लोग ये कमेंट करिएगा कि सर जी हिंदी साहित्य की क्लासेस प्रॉपर तरीके से लगवाइए। तो मैं जो है वहाँ पर 8 बजे डेली आपकी क्लासेस लगवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट पर लगवाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर इस पर जो है शेयर आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आ जाते हैं, तो इस वीडियो को एक प्रकार से कंटिन्यू यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में करवा दी जाएंगी। ठीक, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इस सभी का जो है नोट्स बनाते हुए प्रॉपर तरीके से आप लोग साथ साथ चले। हिंदी साहित्य के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। ओके, तो आप सभी लोग जाकर के पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो भी आपका ही चैनल है और उसी पर ये क्लासेस आपको जो है आपकी होंगी। ठीक, तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की कुछ विधियां थी, कुछ अध्ययन पद्धति, मतलब कि कुछ जो है पद्धतियाँ होती, लिखने की भी पद्धति होती, पढ़ने की भी पद्धति होती है। जो लिखने की पद्धतियाँ थी उनमें हमने 6 पद्धतियों के बारे में मुख्य रूप से समझा। ये 6 पद्धतियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, आप BA फर्स्ट ईयर के छात्र छात्रा हों, सेकेंड ईयर के हों, थर्ड ईयर के हों, MA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हों, या फिर आप आगे चल करके जो है आप अभी BA फर्स्ट सेमेस्टर पे हो, या MA फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, किसी भी सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हों, या आप नेट पे जो है की तैयारी, PGT TGT की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप IAS की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, UPSC उसमें ऑप्शनल अगर आपने हिंदी साहित्य लिया है तो निश्चित तौर पर यह लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। तो इसीलिए ये सारी की सारी वीडियो आप ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें, और तमाम प्रकार की चीज़ें जो समझ में ना आए उसको कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें, उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास भी किया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी प्रकार से आप सभी लोगों का साथ भी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके बारे में हम क्या चलेंगे, जो इतिहास हमको मिले हैं, मतलब हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है
उससे मतलब इतिहास क्या जो है, इतिहास जानने के जो स्रोत हैं वो स्रोत कैसे कैसे हमको मिले। अर्थात ये इतिहास लिखने मतलब जो जब ये लोग इतिहास लिख रहे होते थे, जैसे रामचंद्र शुक्ला जी, या फिर बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या मतलब डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला जी, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। या फिर बात की जाए आचार्य शुक्ला जी भी, आचार्य शुक्ला जी भी थे, ठीक है, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ला, ठीक। तो जब भी ये लोग जो है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्ता हो गए, डॉक्टर राम कुंवर वर्मा, नगेंद्र हो गए, ठीक है, कई प्रकार के जो इतिहासकार हैं हिंदी साहित्य के, उन्होंने जब इतिहास लिखना प्रारंभ किया था तो उनको क्या क्या मतलब उनको इतिहास जानने के स्रोत जो थे वो स्रोत कौन कौन से मिले, उनको किन किन चीज़ों का प्रयोग करके उनको कैसे पता चला कि हिंदी साहित्य में ये चीज़ें मतलब कि आदिकाल रहा होगा, वहाँ पर चंद्रबरदाई या फिर जो है और तमाम प्रकार के जो विद्वान रहे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को लिखा है, हिंदी साहित्य के ग्रंथों को लिखा है, वो कैसे रहे हैं, फिर उनके बारे में कैसे जानकारी मिलती है, उनको जानने के कुछ स्रोत होते हैं, तो उन स्रोतों पर चर्चा कर लेंगे। तो इसी प्रकार छोटी छोटी वीडियो में हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। और आप सभी लोग एक बार जा करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप बताएं कि आपकी क्लासेस हों कि ना हों। तो आप सभी लोगों पर ही डिपेंड है कि आपकी क्लासेस हों या ना हो। तो आप जैसे बताएंगे कि होंगी तो क्लासेस आपकी नोटिफिकेशन आपको शुक्ला एटी पॉइंट चैनल पर और बीए के मतलब एमए के लेकर दोनों पर दे दी जाएंगी। तो आप वहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं हिंदी साहित्य को विस्तार से एकदम शुरू से लेकर के, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।